हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल एमपी आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं जनसांख्यिकी ट्रांजिशन का दोहन, जो कि हमारे वनडे एग्जाम में तो नहीं लेकिन मुख्य परीक्षा से रिलेटेड है। तो प्लीज़ गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम पढ़ने वाले हैं निर्माण IAS कोचिंग अकेडमी के नोट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं जनसांख्यिकी ट्रांजिशन का दोहन। पहले संदर्भ पढ़ेंगे। एक राष्ट्र के विकास के लिए समाज के सभी वर्ग, विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के उत्पादक योगदान की आवश्यकता होती है। उन्हें आत्म अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान किया जाना महत्वपूर्ण होता है। बच्चों और युवाओं में पारिवारिक और राष्ट्रीय निवेश आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी, जब तक वे वृद्ध आयु वर्ग में प्रवेश नहीं कर लेते, की ओर से उच्च उत्पादकता के मामले में दीर्घावधिक लाभ पाने का अवसर प्रदान करते हैं। वर्तमान में भारत की आबादी एक पूर्ण विश्व में सबसे युवा आबादी में से एक है। हालांकि भारत की आबादी का भी एक बड़ा हिस्सा वर्ष 2050 तक पूर्ण हो जाएगा। इस परिदृश्य में जनसंख्या गतिशीलता, शिक्षा और कौशल, स्वास्थ्य देखभाल, लिंग संवेदनशीलता को भविष्योन्मुख नीति में सम्मिलित करने और युवा पीढ़ी को अधिकार और विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि वे भविष्य में देश के आर्थिक विकास में अपनी अधिकतम क्षमता तक योगदान कर सकें। भारत की जनसांख्यिकी लाभांश। प्रजनन दर में गिरावट का प्रभाव। प्रजनन दर में गिरावट के साथ युवा आबादी की हिस्सेदारी घटती जाती है, और यदि वह गिरावट तीव्र हो जाती है तो कामकाजी युवाओं की आबादी में प्रायः वृद्धि होती है, जिससे जनसांख्यिकी लाभांश प्राप्त होता है। जनसंख्या में वृद्धि की छोटी हिस्सेदारी प्रति बच्चा उच्च निवेश को सक्षम बनाती है, जिससे श्रम बल में भविष्य के प्रवेशकों की उत्पादकता बेहतर होती है और इस प्रकार आय में वृद्धि हो सकती है। भारत की औसत आयु में वृद्धि। घटते प्रजनन दर, जो कि वर्तमान में 2.1 है, के साथ भारत की औसत मध्यम आयु मीडियन एज वर्ष 2011 में 24 वर्ष से बढ़कर 29 वर्ष हो गई है और वर्ष 36 तक इससे 36 वर्ष हो जाने का अनुमान लगाया गया है। निर्भरता अनुपात में गिरावट, जहां इससे अगले दशक में 65% से अधिक 54% होने का अनुमान है। 15 से 59 आयु वर्ग को कामकाजी आयु आबादी मानते हैं के साथ भारत में जनसांख्यिकी ट्रांजिशन के माध्यम है। अब आता है जनसांख्यिकी ट्रांजिशन का GDP पर प्रभाव क्या पड़ता है। भारत का जनसांख्यिकी ट्रांजिशन तीव्र आर्थिक विकास का अवसर प्रदान करता है। हालांकि भारत में जनसांख्यिकी ट्रांजिशन में सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त लाभ एरिया के अन्य समकक्ष देशों की तुलना में कम रहा है और यह अभी से संकुचित होता जा रहा है। सिंगापुर, ताइवान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य विकल्पों के माध्यम से युवा को सतर्क बनाने के लिए दूरदेशी नीतियों को अपनाया है और असाधारण अर्थव्यवस्था विकास प्राप्त किया है। यह उपयुक्त नीतिगत उपाय करने का तात्कालिकता की ओर इंगित करता है। नेक्स्ट है हमारे भारत राज्य में अलग अलग परिदृश्य। जबकि भारत एक युवा देश है, जनसंख्या की आयु में वृद्धि की स्थिति और गति विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। जनसांख्यिकी ट्रांजिशन के विषय में उन्नत दक्षिणी राज्यों में वृद्ध लोगों का प्रतिशत अधिक हो चुका है, जबकि केरल की जनसंख्या प्रौढ़ होती जा रही है। बिहार में कामकाजी युवा वर्ग वर्ष 2051 तक वृद्धि करने का अनुमान किया जा रहा है। वर्ष 2031 तक 22 प्रमुख राज्यों में से 11 में हमारी विशाल कामकाजी आयु आबादी का समग्र आकार घट चुका होगा। आयु संरचना में अंतर विभिन्न राज्यों के आर्थिक विकास और स्वास्थ्य में अंतर को दर्शाता है। युवा क्षमता के दोहन मार्ग की बाधाएं क्या क्या हैं। भारत में निम्न प्रति व्यक्ति उपभोग और व्यय की स्थिति। भारत में एक बच्चा 20 से 65 आयु वर्ग तक के वयस्क द्वारा किए जाने वाले उपभोग का लाभ 60% उपभोग करता है, जबकि इसकी तुलना में चीन में एक बच्चे का उपभोग लगभग
85% है। एशिया में भारत निजी एवं सार्वजनिक मानव पूंजी व्यय के मामले में अत्यंत पिछड़ा हुआ है। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था भी इसकी आर्थिक वृद्धि के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1% पर ही स्थिर बना हुआ है। देखिए इसकी बाधाएं क्या हैं, जैसे कि हमारा भारत है उपभोग पे सिर्फ इतना खर्च करता है, जितने बच्चे होते हैं वो 60% खर्च कर पाते हैं एक युवा वर्ग के वयस्क का, जबकि जो चीन है वहाँ पर 85% तक एक बच्चा खर्च कर देता है या उपभोग कर लेता है। भारत में निजी और सार्वजनिक मानव पूंजी है उसके मामले अत्यंत पिछड़े हुए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था भी इसकी आर्थिक वृद्धि के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती। सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1% पर ही स्थिर बना हुआ है। उपयुक्त नीतियों के अभाव पर प्रभाव, जो नीतियां हैं उनके अभाव का क्या प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त नीतियों के अभाव में कामकाजी आयु आबादी में वृद्धि से बेरोजगारी बढ़ सकती है, जो आर्थिक और सामाजिक जोखिम बढ़ा सकते हैं। भारत पहले से ही विभिन्न कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बदतर क्रियान्वयन का शिकार है। अपूर्ण शिक्षक आवश्यकताएं। समाज में लैंगिक असमानता चिंता का विषय है, क्योंकि भारत में बालिकाओं की तुलना में बालक माध्यमिक एवं तृतीयक स्तर के विद्यालयों में नामांकित होने की अधिक संभावना रखते हैं। तुलनात्मक रूप से फिलीपींस, चीन, थाईलैंड में विलोम स्थितियां हैं, जबकि जापान, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया में लिंग अंतर बेहद कम है। कौशल उन्नयन का अभाव। यूनिसेफ की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 47% भारतीय युवा उस शिक्षा या कौशल प्राप्ति की राह पर नहीं हैं जो वर्ष 2030 में रोजगार पाने के लिए आवश्यक होंगे, जबकि भारत में 95% से अधिक बच्चे प्राथमिक विद्यालय में नामांकित हैं। NFHSS की बात की पुष्टि करते हुए कि सरकारी स्कूलों में बदतर बुनियादी ढांचे एवं बच्चों के कुपोषण एवं विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी सिखाने की क्षमता और लर्निंग मतलब जो सीखने की क्षमता है वो और लर्निंग आउटकम को प्रभावित किया है। अब आगे की राह क्या हो सकती है। पहला हो सकता है अपन क्या कर सकते हैं, शिक्षा मानकों का उन्नयन कर सकते हैं। ग्रामीण एवं शहरी स्थिति से परे सामाजिक विद्यालय प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा हाई स्कूल की शिक्षा पूरी करे और बाजार की मूल्य के अनुरूप उपयुक्त कौशल एवं प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा की ओर आगे बढ़ाया जाए। स्कूल के पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण करना चाहिए। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के साथ वर्चुअल क्लासरूम स्थापित करने के लिए नई प्रौद्योगिकी का उपयोग और ओपन डिजिटल यूनिवर्सिटी में निवेश से उच्च शिक्षित कार्यबल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। भारत में वृद्धों की आबादी वर्ष 2011 में 8.6% से दुगनी होकर वर्ष 2040 में 16% हो जाने का अनुमान है। यह सभी प्रमुख राज्य सहित भारत में अस्पताल बिस्तरों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को तेजी से कम करेगा। यदि स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश के माध्यम से इन कमजोरियों को संबोधित नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक वित्त पोषण के साथ साथ उपलब्ध वित्त से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। साथ ही प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को अधिकार आधारित दृष्टिकोण से सुलभ बनाया जाना चाहिए। कार्यबल में लैंगिक अंतर को दूर करना। $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में महिलाओं एवं बालिकाओं की भागीदारी के लिए एक नए कौशलों और अवसरों की तत्काल आवश्यकता है। इनके लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। पहला, जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा और नीतियों पर इनके प्रभाव का विश्लेषण करने हेतु कानूनी रूप से अनिवार्य जेंडर बजटिंग करना चाहिए। बाल देखभाल लाभ की वृद्धि करना चाहिए। अंशकालिक कार्य के लिए कार्य प्रोत्साहन को बढ़ावा देना चाहिए। विभिन्न राज्यों के लिए संघीय दृष्टिकोण। जनसांख्यिकी लाभांश हेतु शासनिक सुधारों के लिए एक नए संघीय दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता होगी, ताकि प्रवसन, प्रौढ़ और आयु वृद्धि, कौशल, महिला कार्यबल भागीदारी
एवं शहरीकरण जैसे उभरते हुए विभिन्न जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर राज्य के बीच नीति समन्वय स्थापित किया जा सकता है। इस व्यवस्था में रणनीतिक योजना, निवेश, निगरानी एवं पाठ्यक्रम सुधार के लिए अंतर मंत्रालयीय समन्वय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं अंतर क्षेत्रीय सहयोग। किशोरों के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ते हुए बेहतर अंतर क्षेत्रीय सहयोग के तंत्र स्थापित करने अनिवार्य हैं। उदाहरण के लिए विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन इस बात का साक्ष्य है कि किस प्रकार बेहतर पोषण बेहतर लर्निंग आउटकम का सृजन करता है। विभिन्न अध्ययनों ने पुष्टि की है किशोरों में पोषण एवं संज्ञानात्मक उपलब्धि के बीच मजबूत संबंध पाए जाते हैं। किशोरों के समक्ष विद्यमान संकट से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बेहतर समाधानों और बेहतर क्षमताओं को सक्षम कर सकता है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्रालय आपसी समन्वय में महत्वपूर्ण सूचना का प्रसार कर सकते हैं, जो किशोरों को उनके स्वास्थ्य के लिए रक्षा और सीखने की क्षमता के संबंध में सहयोग देगा। निष्कर्ष: पथ प्रदर्शक नवाचार की संभावना से परिपूर्ण भारत के युवा देश के विकास के लिए एक बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। इस परिदृश्य का सर्वोत्तम उपयोग करने में सक्षम होने के लिए नीतियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे मानव विकास और जीवन स्तर की वृद्धि पर लक्षित सभी पहलुओं को व्यापक रूप से कवर कर सकें और इस तेजी से विकास करते हुए राष्ट्र के दूरस्थ कोनों तक पहुंच सकें। इसके साथ हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। यदि गाइस आपको थोड़ा सा भी ये यूज़फुल लगा है वीडियो तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।